अगला जो शासक बढ़ता है वो बनता है गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। जिसका कार्यकाल रहता है 1887 से लेकर 1943 तक। हाँ, नेक्स्ट जो शासक है महाराजा गंगा सिंह मित्रों, जिसका कार्यकाल 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक है, महाराजा गंगा सिंह का कार्यकाल था। हाँ, तो बढ़े आगे इसकी तरफ, बिल्कुल। हाँ, चलिए गंगा सिंह के कार्यकाल की तरफ चलते। देखिए मित्रों, सबसे पहले देखिए इनके कार्यकाल में एक तो देखो 1899 में, जो 1898 ईस्वी है, उसमें इनके काल में छप्पनिया काल पड़ा था। छप्पनिया काल पड़ा। छप्पनिया काल अर्थात उसकी जो विक्रम संवत है मित्रों, वो विक्रम संवत कब हो जाएगी इसमें 1956, विक्रम संवत 1956 बोल सकते हैं। हाँ, तो और महाराजा गंगा सिंह के काल में मित्रों है वो सबसे पहले यहाँ पर एक तो बीकानेर में क्या आवाज नहीं आ रही? क्या अभी नहीं आ रही है? सुनीता जी, सुंडा, सुमन जी, आवाज आ रही है क्या? क्लियर आ रही है? हाँ, तो अब देखिए छप्पनिया काल पड़ा था इनके काल में। हाँ, नमस्कार सुनीता जी। छप्पनिया काल इनके काल में पड़ा था राज्य में। तो इस समय इन्होंने मित्रों राज्य की जनता के लिए है काफी सारे हैं वहां पर सदावर्त भी खोले थे और एक गजनेर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इससे अकाल रात के दौरान गजनेर झील का निर्माण है वो गंगा सिंह ने करवाया था। इसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ बिल्कुल, बीकानेर का लंबा कार्यकाल शासक है, बिल्कुल बामू जी। इसके बाद में देखिए महाराजा गंगा सिंह ने मित्रों एक ऊंटों की सेना तैयार की। ऊंटों की सेना, हाँ, ऊंटों की सेना या केमल कोर बोल सकते हो आप, जिसे कहते हैं गंग रिसाला। क्या कहते हैं? गंग रिसाला कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह के काल में एक ऊंटों की सेना तैयार हुई थी और उस ऊंटों की सेना को क्या कहते हैं मित्रों? गंग रिसाला। इनके काल में है वो गंग रिसाला का है। हाँ, गंग रिसाला है, इन्हीं के काल में बनी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी समय मित्रों इसी गंग रिसाला या केमल कोर भी बोल सकते हो आप, ऊंट केमल कोर, जो केमल कोर है इसे कहते हैं ऊंटों की सेना कोई। तो गंग रिसाला को लेकर जब 1899 में इन्होंने इनको अंग्रेज अधिकारियों ने भेजा था बक्सर विद्रोह दबाने। चीन में हुआ था बक्सर विद्रोह, तो चीन में बक्सर विद्रोह को दबाने भेजा अंग्रेजों ने। 1899 में चीन में हुए बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो चीन में हुए बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए है महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों ने भेजा था। और उस समय मित्रों महाराजा गंगा सिंह है वो अपने गंग रिसाला सहित गए थे, अर्थात अपने ऊंटों की सेना लेकर है, अपने ऊंटों की सेना के साथ कहां पर गए थे मित्रों? वो चीन गए थे। और इस बक्सर विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने एक उपाधि दी सितार ए हिंद की। सितार ए हिंद की उपाधि दी थी इसी बक्सर विद्रोह के दौरान। इसके अलावा नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, इस बक्सर विद्रोह को दबाने के पश्चात जब ये भारत पहुंचे थे मित्रों, जो बीकानेर पहुंचे थे, कौन? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह जब बीकानेर पहुंचे तो इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? इस समय इन्हें उपाधि दी थी नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, KCOI शॉर्ट में, नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी। इसके अलावा इन्हें चीन वॉर मेडल भी मिला। चीन वॉर मेडल से इन्हें क्या किया गया मित्रों? सम्मानित। तो महाराजा गंगा सिंह को चीन वॉर मेडल भी इनको दिया गया था बक्सर विद्रोह को दबाने के पश्चात। तो बक्सर विद्रोह के समय मित्रों इन्हें एक तो सितार ए हिंद की उपाधि मिली थी, इसके बाद में नाइट कमांडर ऑफ दी, हाँ, इंडियन एम्पायर की है वो। हाँ, एम्पायर का क्या होता है यहाँ पर? एम्पायर वो नहीं है जो आप मैच में देखते हो, एम्पायर का मतलब शासक। हाँ, तो नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि मिली, चीन वॉर मेडल मिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। इसके बाद में देखिए मित्रों जब 1902 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह हुआ।
एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक समारोह में गए थे? एडवर्ड सप्तम का जो ब्रिटेन में राज्याभिषेक समारोह हुआ था, हाँ हाँ बिल्कुल सही जी, वो नहीं, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में मित्रों है वो गंगा सिंह ने भाग लिया था। इसके पश्चात मित्रों 1911 में ये जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में भी गए। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में भी कब गए थे? 1911 में गए। 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, हाँ। इसके बाद में देखिए मित्रों 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। प्रजा प्रतिनिधि सभा, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की इन्होंने बीकानेर में? 1913 में। प्रजा प्रतिनिधि सभा अर्थात पीपुल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, इंग्लिश में बोले तो PEOPLE, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, पीपल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, इसका गठन किया गया था। हाँ, तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का गठन या प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन 1913 में किया। हाँ, और ये बात को ध्यान रखना, यानी ये बीकानेर में विधानमंडल के संबंध में उठाया गया किसी भी शासक के द्वारा ये पहला कदम था। विधानमंडल के संबंध में, अर्थात इस विधानमंडल के संबंध में उठाया गया पहला कदम था। और इस प्रजा प्रतिनिधि सभा के तहत है मित्रों, लोगों के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो है मित्रों विधानमंडल में जाने लगे थे। अर्थात प्रजा के द्वारा है जो लोग चुने जाते थे वही विधानमंडल में जाते थे। तो ये पहली बार बीकानेर में इन्हीं के काल में हुआ था। तो प्रजा प्रतिनिधि की सभा की स्थापना 1913 में इन्होंने की थी। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक इंपीरियल वॉर कैबिनेट का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट का गठन हुआ था जॉर्ज लॉर्ड के नेतृत्व में। और इस इंपीरियल वॉर कैबिनेट में जो एकमात्र अश्वेत सदस्य था, एकमात्र अश्वेत सदस्य किसी ने भाग लिया था, तो वह कौन था मित्रों? वह गंगा सिंह था। तो इंपीरियल वॉर कैबिनेट में 1914 ईस्वी में इंपीरियल वॉर कैबिनेट में एकमात्र अश्वेत सदस्य ने भाग लिया था। और वह अश्वेत सदस्य कौन था मित्रों? वह गंगा सिंह था। ठीक है, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था मित्रों, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी मित्रों ये अपनी सेना लेकर या गंग रिसाला लेकर गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी गंग रिसाला जो ऊंटों की सेना है वो लेकर है मित्रों अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में गंग रिसाला सहित भाग लिया। गंग रिसाला अर्थात मित्रों ऊंटों की सेना सहित गंग रिसाला सहित भाग लिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों 1914 बाद में आती है 1915 में इन्होंने बीकानेर में अपने पिताजी लाल सिंह की स्मृति में एक लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी करवाया था। तो बीकानेर में अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में क्या बनाया? लालगढ़ पैलेस या लालगढ़ महल का निर्माण करवाया। बीकानेर में 1915 ईस्वी में अपने पिताजी की स्मृति में है लालगढ़ पैलेस का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना। देखिए एक लड़का बोल रहा है सर गणित पढ़ा रहे हो क्या? गणित नहीं है, मैंने आपको क्रम वाइज बताइए। अब कई बोल रहे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तब बिल्कुल लेंगे, उनको भी लेंगे, गोलमेज सम्मेलन वालों भी लेंगे, लेकिन वो क्रम के अनुसार लेंगे। गोलमेज सम्मेलन अभी नहीं आएगी, वो आएंगे 1930-31 वहां पर आएंगे, तो वहां पर कर लेंगे इनको। तो देखिए यहाँ से एकदम क्रम वाइज चल रहा आपको, इनकी एक एक तिथि मैंने आपको क्रम वाइज दिखाई है। एक बार वापस देखिए महाराजा गंगा सिंह को 1899 ईस्वी में मित्रों है इनके काल में छपनिया काल पड़ा था। ठीक है, और ऊंटों की सेना है, इनके काल में ऊंटों की सेना का गठन हुआ था जिसे गंग रिसाला कहते हैं। 1899 में बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए मित्रों
इन्हें भेजा था मित्रों चीन में, ठीक है, चीन में भेजा था। और उस चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के पश्चात अंग्रेजों ने इन्हें मित्रों सितार ए हिंद की उपाधि दी, नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहा, और चीन वॉर मेडल है वो इन्हें प्रदान किया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में गई, 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया, 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया था, ठीक है। हाँ, ये जूना महल कहां पर है मैंने बता दिया दीनबंधु जी, जब मैंने आपको महल पढ़ाया था उस समय बताया था ना, जूना महल डूंगरगढ़ में है और जूनागढ़ जो दुर्ग है वो बीकानेर में, ये महलों में बता दिया मैंने। 1911 में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। 1913 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, पीपल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का गठन किया, जिसमें बीकानेर में विधानमंडल का गठन हुआ और लोगों के द्वारा प्रजा के द्वारा चुने हुए लोग इसमें जाने लगे थे, ठीक है। 1914 में इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भाग लेने वाला एकमात्र अश्वेत सदस्य कौन था, वो गंगा सिंह था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेना गंग रिसाला के सहित इन्होंने भाग लिया था, किसने, गंगा सिंह ने। और 1915 में अपने पिताजी लाल सिंह की स्मृति में ही इन्होंने क्या है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। हाँ, इतना क्लियर हो गया मित्रों। यदि हुआ तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल राकेश जी, चले आगे। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों 1916 में 1913 आ गई, हाँ 1914 15 1914 के बाद आते 1915 में पढ़ ली, 1916 में देखिए 1914 15 1916 में देखिए और 1913 पढ़ी थी हमने, तो लगातार 3 साल आ गई। 1913 में तो देखो प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद में 1913 के बाद में 1914 में इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भाग लिया और इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और 1915 में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवा दिया। अब 1916 आ गई, देखो मित्रों 1916 में कहा जाता है 1916 में मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब उद्घाटन हुआ था उसका, उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो निर्माण हुआ था उस निर्माण में सबसे ज्यादा जो आर्थिक राशि दी थी मित्रों, सहायता की थी, वह बीकानेर के गंगा सिंह ने की थी और उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी ने बनाए गए थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में भाग लिया, उद्घाटन में भाग लिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में भाग लिया और इसके निर्माण में सर्वाधिक योगदान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक योगदान किस शासक का था, तो सर्वाधिक योगदान भी मित्रों इन्हीं का था। सबसे अधिक आर्थिक सहायता देने वाला कौन था मित्रों, सबसे अधिक आर्थिक सहायता है मित्रों गंगा सिंह ने दी थी और इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए क्या बनाया गया था, चांसलर बनाया गया था। क्या बनाया गया था, चांसलर बनाए गए थे, चांसलर नियुक्त किए गए थे। तो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी किसके आग्रह पर गए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो अध्यक्ष था पंडित मदन मोहन मालवीय, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर गए थे मित्रों, कहां पर, बनारस गए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे और उसके निर्माण में सबसे अधिक इन्होंने जो राशि दी थी वो भी आपको ध्यान में रखना है और इसके प्रथम जो चांसलर है वो चांसलर भी इनको नियुक्त किया गया था। हाँ ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों आगे देखिए 1916 के बाद में चलते हैं आगे 1921 ईस्वी में यानी बीकानेर के गंगा सिंह के काल की आगे घटनाएं पढ़ते हैं। 1921 में
नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। दिल्ली में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था, जिसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था 5 वर्ष के लिए। हाँ, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। हाँ, तो देखिए 1921 में दिल्ली में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। नरेंद्र मंडल, इंग्लिश में बोले तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। हाँ, नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, अर्थात जो शासकों की भागीदारी है, यानी ब्रिटिश शासक साम्राज्य के द्वारा जो यहाँ पर शासन किया गया था, उस शासन में भारतीय शासकों की जो भागीदारी है, भारतीय शासकों की भागीदारी के लिए मित्रों है नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो यहाँ पर शासन प्रबंध किया गया था, उस शासन प्रबंध में है भारतीय शासकों की भागीदारी निभाने के लिए यहाँ पर मित्रों है वो दिल्ली में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। और इस नरेंद्र मंडल का जो नाम है मित्रों, ये नरेंद्र मंडल नाम है वो अलवर के शासक जय सिंह ने दिया था। ठीक है, अलवर का शासक था एक जय सिंह, उसने इसका नाम क्या दिया था, नरेंद्र मंडल नाम रखा था। और इस नरेंद्र मंडल का जो चांसलर है, वो चांसलर किसे नियुक्त किया गया था, गंगा सिंह को नियुक्त किया गया था। 5 वर्ष के लिए इस पद पर रहे थे, 5 वर्ष के लिए है इस पद पर इन्होंने कार्य किया गया था। हाँ, इन्होंने 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में देखो पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, उस शांति सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जिसे वर्साई की संधि भी कहते हैं। हाँ, 1919 में पेरिस में वे शांति सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। हाँ, शांति सम्मेलन, और ये शांति सम्मेलन लगभग 1918 में हुआ था मित्रों। हाँ, 1918-19 की बात है लगभग। तो पेरिस सम्मेलन में 1918 में इन्होंने शांति सम्मेलन हुआ था, जिसे वर्साई की संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्साई की संधि। और इस वर्साई की संधि पर इन्होंने है शांति सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1918 ईस्वी में जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था, 1918 ईस्वी में पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहते हैं मित्रों, वर्साई की संधि कहते हैं। पेरिस में वे शांति सम्मेलन में भाग लिया था, जिसे वर्साई की क्या कहते हैं मित्रों, हाँ, वर्साई की संधि भी कहते हैं। और इस वर्साई की संधि पर है वो इनके हस्ताक्षर हुए थे। तो पेरिस में वे शांति सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। 1921 में दिल्ली में नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था। उसके जो चांसलर है, वो प्रथम चांसलर, इनको नियुक्त किया गया था 5 वर्ष के लिए, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं मित्रों। 1924 में जिनेवा में जो राष्ट्र संघ सम्मेलन हुआ था, जिनेवा में क्या हुआ था, राष्ट्र संघ सम्मेलन, उस राष्ट्र संघ सम्मेलन में भाग लिया। 1924 में जिनेवा में जो राष्ट्र संघ सम्मेलन हुआ था, जिनेवा में मित्रों जो राष्ट्र संघ सम्मेलन हुआ था, उस राष्ट्र संघ सम्मेलन में इन्होंने है भाग लिया था 1924 ईस्वी में। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना। राष्ट्र संघ सम्मेलन कब हुआ था मित्रों, 1924 में हुआ था राष्ट्र संघ सम्मेलन। और इस राष्ट्र संघ सम्मेलन में इन्होंने 1924 में भाग लिया था। 1927 में 1927 में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण। और ये जो गंग नहर है मित्रों, ये कहां से लाए थे, पंजाब के फिरोजपुर हेड से, पंजाब के फिरोजपुर हेड से लाए। उन्नीस सौ 1927 ईस्वी में इन्होंने मित्रों गंग नहर का निर्माण करवाया था। 1927 ईस्वी में, हाँ, 1927 ईस्वी में इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। और इस गंग नहर का जो इंजीनियर था मित्रों, इस गंग नहर का इंजीनियर कौन था, कंवर सेन। कौन था, गंग नहर का इंजीनियर कंवर सेन था मित्रों। और इस गंग नहर का मित्रों जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था शिवपुरी में। हाँ,
पंजाब के शिवपुर में हुआ था। लॉर्ड इरविन ने मित्रों इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। इसका इंजीनियर कौन था, कंवर सेन। और मित्रों ये गंगा सिंह जब गंगा नहर लेकर आए थे, इसी कारण इन्हें कहते हैं राजपूताने का भागीरथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राजपूताने का भागीरथ कहते हैं। हाँ, राजपूताने का भागीरथ। गंगा सिंह को क्या कहते हैं मित्रों, आधुनिक भारत का भागीरथ भी बोल सकते हो आप। आधुनिक भारत का भागीरथ या राजपूताने का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ भी मित्रों इसे कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ या राजपूताने का भागीरथ किसे कहते हैं मित्रों, वो इसी को कहते हैं, गंगा सिंह को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो देखिए 1916 से लेकर देखिए वापस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण के उद्घाटन में वो पहुंचे थे, उसको निर्माण में योगदान दिया था। इसके चांसलर बनाए गए थे 1916 में। इसके बाद में 1918 में पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, ठीक है, जिसे वर्साई की संधि कहते हैं। 1921 में दिल्ली में नरेंद्र मंडल का जो गठन हुआ था, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, उसके चांसलर बनाए गए थे, 5 वर्ष के लिए पद पर रहे थे। 1924 में जिनेवा में जो राष्ट्र संघ सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया। 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया, पंजाब के फिरोजपुर हेड से लेकर इसको आए थे। इंजीनियर इसका कंवर सेन था, इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। और इसी कारण इसे कहते हैं राजपूताने का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ भी मित्रों इसी गंगा सिंह को कहा जाता है। इसके बाद में देखिए मित्रों तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन अर्थात 1930, 31 और 32, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, गंगा सिंह ने भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का शासक कौन था मित्रों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का जो शासक कौन था, वह राजस्थान का शासक था मित्रों गंगा सिंह था। 1930, 31 और 32 में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे मित्रों लंदन में, उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, वो गंगा सिंह ने भाग लिया था, ठीक है मित्रों। इन्होंने मित्रों 1931 में जो रामदेवरा है, उस रामदेवरा में जो वर्तमान मंदिर है, नया मंदिर है, उस वर्तमान मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो 1931 में रामदेवरा मंदिर का निर्माण, वर्तमान में जो नया मंदिर बना है उस मंदिर का निर्माण करवाया था। पोखरण में जो रामदेवरा मंदिर है, पोखरण में रामदेवरा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों 1931 के बाद में देखो रामदेवरा मंदिर के अलावा इन्होंने देखो एक तो करणी माता का मंदिर का जो आधुनिक स्वरूप है, करणी माता का मंदिर कहां पर है, देशनोक में, इसका भी आधुनिक या वर्तमान स्वरूप इन्हें कहते हैं। यानी इस मंदिर में इन्होंने चांदी के किवाड़ लगवाए थे, करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ मित्रों इन्होंने लगाए थे, गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ लगवाए थे। इसके अलावा गोगा जी का मंदिर है जो नौर में, उस गोगा जी का मंदिर है नौर में, उसका भी वर्तमान स्वरूप इन्होंने तैयार करवाया था। वैसे उसका निर्माण तो किसने करवाया था, पहले फिरोज तुगलक ने करवाया था गोगा बेड़ी वाले मंदिर का निर्माण। लेकिन यहाँ पर है गोगा जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है गोगा बेड़ी में, उस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार करवाया था, वो गंगा सिंह ने करवाया था। तो ये 3 मंदिर ध्यान रखना, रामदेवरा, करणी माता और गोगा जी मंदिर, इनका जो वर्तमान स्वरूप है, नए मंदिर है, इन नए मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने करवाया था। 1937 में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का गठन 1937 में, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, यानी इसका निर्माण, यानी गंगा गोल्डन जुबली जो संग्रहालय है, इसका निर्माण बीकानेर में करवाया था इन्होंने। अपने शासन वर्ष के 50 वर्ष पूर्ण होते, इनके शासन वर्ष के 50 वर्ष जब पूर्ण हो गए थे मित्रों, तो 50 वर्ष का जब शासन काल हुआ था, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण करवाया था। और इसी 50 वर्ष के शासन के उपरांत एक था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। इस लॉर्ड लिनलिथगो ने
इन्हें एक उपाधि दी थी। वो उपाधि कौन सी थी मित्रों? लॉर्ड लिनलिथगो ने एक उपाधि दी थी, वह उपाधि थी जनरल की उपाधि। इन्हें कौन सी उपाधि थी? जनरल की उपाधि थी। लॉर्ड लिनलिथगो ने इन्हें कौन सी उपाधि दी मित्रों? जनरल की उपाधि दी थी। इनका 50 वर्ष का शासनकाल पूर्ण होने पर लॉर्ड लिनलिथगो ने इन्हें जनरल की उपाधि दी थी, और ये भारत में किसी भी राजपूत शासक को दी गई प्रथम उपाधि थी। किसी भी राजपूत शासक को जनरल की उपाधि दी थी, और ये जनरल की उपाधि किसे मिली थी? एकमात्र शासक थे गंगा सिंह। तो गंगा सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे मित्रों जिन्हें किसकी उपाधि मिली थी? जनरल की उपाधि मिली थी। ये भी ध्यान में रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने इन्हें जनरल की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, ये एकमात्र राजपूत शासक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए मित्रों, इन्होंने देखो एक बीकानेर में जो अग्नि नृत्य है, उस बीकानेर में अग्नि नृत्य को जो संरक्षण है, अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? वो इन्हीं ने दिया था। अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। अग्नि नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं हम, जब नृत्य पढ़े थे वहां पर किया था, धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया था अग्नि नृत्य, इस अग्नि नृत्य को संरक्षण है वो गंगा सिंह ने दिया था। इसके अलावा जो गंगा सिंह के नाम पर मित्रों यहाँ पर जो बीकानेर की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी रखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों इनके कार्यकाल की मुख्य मुख्य घटनाओं की यहाँ पर हमने चर्चा की है। तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय याद रखना है। 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। 1924 में जिनेवा राष्ट्र संघ सम्मेलन में भाग लिया। 1927 में गंगा नहर का इन्होंने निर्माण किया था, करवाया था, इसलिए इसे राजपुताने का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। और बीकानेर का जो आधुनिक निर्माता है, बीकानेर का आधुनिक निर्माता किसे कहते हैं मित्रों? बीकानेर का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का शासक, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का शासक कौन था? गंगा सिंह था। 1931 में रामदेवरा मंदिर का जो वर्तमान मंदिर है, उस वर्तमान मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। करणी माता के मंदिर में जो चांदी की किवाड़ लगवाई थी, वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया था। गोगा जी का मंदिर का वर्तमान स्वरूप इन्होंने तैयार करवाया था। ठीक है, इसके पश्चात 1937 में गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण करवाया। लॉर्ड लिनलिथगो ने इस समय ने जनरल की उपाधि भी सम्मानित की थी, जो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें जनरल की उपाधि मिली थी। अग्नि नृत्य को संरक्षण इन्होंने प्रदान किया था। और बीकानेर का आधुनिक निर्माता है मित्रों, वो किसे कहते हैं? गंगा सिंह को। तो गंगा सिंह के संदर्भ में हमने काफी सारे पॉइंट्स चर्चा में लिए हैं मित्रों। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चले, अब अंतिम शासक है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना रखना आपको। अंतिम शासक कौन था यहाँ का? सादुल सिंह। इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। 1943 से 49 तक जो है यहाँ का मित्रों एकीकरण के समय बीकानेर का शासक था। हमने चर्चा की थी जब एकीकरण बढ़ा था, राजस्थान का एकीकरण बढ़ा था, उसमें इसके बारे में चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? कि एकीकरण के समय, जब एकीकरण का समय हुआ था मित्रों, हाँ तो बता तो दिया, चीन के साथ वे युद्ध में गए थे, बिल्कुल संजू जी गंगा सिंह गए थे, बता दिए सारी चीजें। चीन युद्ध के पश्चात इन्हें कौन कौन से मेडल मिले थे, कौन कौन सी उपाधियां मिली थी, उसकी भी हमने चर्चा कर ली, शायद आप नहीं थे क्लास में। तो इसके बाद देखिए एकीकरण के समय शासक है मित्रों, वो कौन थे? वो सादुल सिंह थे। और मैंने आपको बताया था जब भारत संघ का विलय हुआ था, भारत संघ में रियासतों का विलय हो रहा था, तो पूरे भारत में सबसे पहले है वो भारत संघ पर हस्ताक्षर करने वाले जो शासक थे वो बीकानेर के सादुल सिंह थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को है वो सबसे पहले भारत संघ पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संघ में सबसे पहले विलय होने वाले शासक कौन थे? बीकानेर के सादुल सिंह थे। ये मैंने आपको एकीकरण के समय बताया था। इसके पश्चात राजस्थान के एकीकरण में है, इन्होंने वृहत राजस्थान का जब गठन हुआ था, राजस्थान में वृहत राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो वृहत राजस्थान के गठन के समय इन्होंने अपनी रियासत का विलय है वृहत राजस्थान में किया था 30 मार्च 1949 को।
तो 30 मार्च 1949 को इन्होंने अपनी रियासत का विलय वलैत राजस्थान में कर दिया था और उसके पश्चात राजस्थान का स्वरूप सामने आया था। तो एकीकरण के समय राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय है मित्रों ये शासक कौन थे, सादुल सिंह थे। बाकी इनके बारे में आपको ज्यादा चर्चा ध्यान में नहीं करनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर बीकानेर का जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है मित्रों। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे छोटा सा एक शासन वंश रहता है किशनगढ़ का राठौड़ वंश। छोटा सा राजवंश पढ़ते हैं मित्रों, किशनगढ़ का राठौड़ वंश। हाँ, छोटा सा ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए मैंने आपको मारवाड़ में जब मोटा राजा उदय सिंह पढ़ाया था मित्रों, मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह पढ़ाया था, तो मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था किशन सिंह। और ये किशन सिंह मित्रों कहां पर आता है, किशनगढ़ में है। किशनगढ़ की स्थापना करता है। तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना कौन करता है, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र। मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ का शासक बना था 1583 में, उसी का पुत्र है। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन था, किशन सिंह। तो इस किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, तो किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी मित्रों मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र कौन थे, किशन सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ रियासत की स्थापना की। हाँ, बीकानेर पूरा हो गया सैनी जी, बिल्कुल। इसके पश्चात देखिए मित्रों किशन सिंह की बात की जाए तो किशन सिंह को जहांगीर ने है 1609 में है यहाँ पर महाराव की उपाधि दी थी। जहांगीर ने किन की उपाधि दी थी, महाराव की उपाधि दी थी। तो किशन सिंह जब शासक बनते हैं 1609 में, तो जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी, महाराव की उपाधि दी थी। तो अब यहाँ पर किशनगढ़ के मुख्य शासकों की 2-4 की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर किशन सिंह के बाद में देखिए जो शासक बनते हैं, कई शासक बनते हैं, जैसे मान सिंह शासक आते हैं, राज सिंह भी आते हैं। उन्हीं में एक शासक आता है राज सिंह। किशनगढ़ का शासक था मित्रों राज सिंह। और इस राज सिंह ने मित्रों किशनगढ़ की तरफ से देखो हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। इस हुड्डा सम्मेलन की चर्चा हम कर चुके हैं मित्रों। कहां पर हुआ था हुड्डा सम्मेलन, भीलवाड़ा के हुड्डा गांव में हुआ था। कब हुआ था, भीलवाड़ा के हुड्डा गांव में है 17 जुलाई 1734 को हुआ था। भीलवाड़ा के हुड्डा गांव में 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुड्डा सम्मेलन हुआ था, मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए हुआ था। और उस हुड्डा सम्मेलन में किशनगढ़ का शासक कौन था मित्रों, राज सिंह था। तो अर्थात इस राज सिंह का कार्यकाल है वो लगभग देखिए मित्रों कब तक रहेगा, इसका कार्यकाल है वो 1700 ईस्वी से लेकर 1746 तक रहता है। लगभग 1700 से लेकर 1746 तक इसका लगभग कार्यकाल माना गया था। हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था। हाँ। और राज सिंह की जो पत्नी थी मित्रों, इसकी पत्नी थी ब्रज कुंवरी। इसकी पत्नी थी ब्रज कुंवरी। ये ब्रज कुंवरी कृष्ण भक्त थी। राज सिंह की पत्नी कौन थी, ब्रज कुंवरी। और ये ब्रज कुंवरी भी मित्रों क्या थी, कृष्ण भक्त थी। इस राज सिंह के बाद में जो शासक बनता है वह शासक बनता है राज सिंह के बाद में सावत सिंह। जिसका कार्यकाल 1748 से लेकर 64 तक, 1748 से लेकर लगभग 1764 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना गया है। सावत सिंह का कार्यकाल माना गया मित्रों। और सावत सिंह के कार्यकाल की बात की जाए तो ये सावत सिंह है मित्रों एक कला प्रेमी शासक थे। और किशनगढ़ चित्रकला शैली का, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसका समय था, सावत सिंह का समय था। किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था, सावत सिंह का समय था। ठीक है। और मित्रों ये सावत सिंह है ये कृष्ण भगत थे। सावत सिंह है कृष्ण भगत थे। और नागरीदास इन्होंने अपना नाम रखा था। कृष्ण भक्ति में कहते हैं कि इन्होंने अपना नाम क्या रखा था, नागरीदास। किस शासक को नागरीदास भी कहते हैं मित्रों, सावत सिंह को क्या कहते हैं, नागरीदास कहते हैं। और हमने पढ़ा था इनकी एक प्रेमिका भी थी। सावत सिंह की प्रेमिका कौन थी इनकी, चित्रकला में पढ़ा था ना।
हाँ, इनकी प्रेमिका कौन थी? बड़ी ठनी। सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी मित्रों? बड़ी ठनी थी। और ध्यान रखना, सावंत सिंह का जो राज्याभिषेक है मित्रों, वो सावंत सिंह का राज्याभिषेक किशनगढ़ में नहीं हुआ था। सावंत सिंह का राज्याभिषेक है किशनगढ़ में है। इनके राज्याभिषेक को लेकर है वो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, इसलिए इनका जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था सावंत सिंह का राज्याभिषेक। ठीक है, इनकी प्रेमिका थी मित्रों बड़ी ठनी। हाँ, अर्थात ये अपनी पत्नी अपनी जो प्रेमिका बड़ी ठनी है, इस बड़ी ठनी को मित्रों जब ये जो आपके लव लेटर होते हैं ना, प्रेम पत्र, उन प्रेम पत्र लिखते थे, उन प्रेम पत्रों के नीचे है वो आप नीचे क्या लिखते थे? आपका प्रिय नागरीदास। आप लिखते हो ना आपका प्रिय ये। हाँ, तो अर्थात जब भी सावंत सिंह है अपनी प्रेमिका को जो है प्रेम पत्र लिखते थे, उन प्रेम पत्रों के नीचे अपना स्वयं का नाम नहीं लिखते थे। स्वयं का नाम, अभी खुद को नाम लिखे तो हर कोई पहचान जाए तो वो सावंत सिंह है जो वो राज्य अभियान का काम करे। तो इलियो कई को नाम लिख दो, सावंत सिंह पर लव लेटर लिख दो, वहां का नीचे लिख दो आपका प्रिय नागरीदास। तो ये नागरीदास नाम में लिखता था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने संजू जी। इस बड़े ठनी का जो वास्तविक नाम है वो विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया भी मिलता है इसका नाम। हाँ, तो ये बड़ी ठनी है मित्रों। इस बड़ी ठनी से ये प्रेम करता था, ये इसकी प्रेमिका थी। और इस बड़ी ठनी के जो चित्र है वो चित्र किसने बनाए थे मित्रों? सावंत सिंह की प्रेमिका के जो बड़ी ठनी है, इस बड़ी ठनी के चित्र किसने बनाए थे मित्रों? हाँ, हाँ ये लिखा, ऐसा बोलते तो सबके हाँ बस छक्के छूट रहे हैं बस। मोर ध्वज निहालचंद ने, नहीं कोई नहीं बोलता है, बस आपको तो यही चाहिए। हाँ, बड़ी ठनी के चित्र किसने बनाए थे? बड़ी ठनी के हाँ चित्र है मित्रों मोर ध्वज निहालचंद ने बनाए थे। ये इनका सावंत सिंह का है वो दरबारी चित्रकार था मोर ध्वज निहालचंद, जिन्होंने इस बड़ी ठनी के क्या मित्रों चित्र बनाए थे। हाँ हाँ, गणेश जी गुर्जर आपका भी बनाएंगे, बिल्कुल चित्र बनेंगे आपके भी, आप भी भेजोगे किसी न किसी को, बिल्कुल अपने साथी को भेज देना। ठीक है, नीचे लिख देना अपना नाम। ठीक है, शॉर्ट करके। तो चित्र है इसके किसने बनाए थे? मोर ध्वज निहालचंद ने इसके चित्र बनाए थे। और इस बड़ी ठनी को मित्रों एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? एरिक डिक्सन ने बड़ी ठनी को क्या कहा है मित्रों? एरिक डिक्सन ने बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन ने बड़ी ठनी को क्या कहा है मित्रों? एरिक डिक्सन ने बड़ी ठनी को भारत की हाँ मोनालिसा कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है इसी बड़ी ठनी को। वैसे जो मोनालिसा पेंटिंग है मित्रों ये इटली की है, और इटली में एक था लियोनार्डो दा विंसी। उस लियोनार्डो दा विंसी ने इस मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। कहां पर? इटली में बनाई थी। और भारत की जो मोनालिसा है वो बड़ी ठनी को कहता है, कौन कहता है? एरिक डिक्सन कहता है। ठीक है मित्रों, और बड़ी ठनी के जो चित्र है वो मोर ध्वज निहालचंद ने इसके चित्र बनाए थे। ठीक है, हाँ लोग बोल रहे मेरे पर तो पूरा बोल देते हो। अभी इन्होंने कोई गलत कमेंट नहीं किया, गलत कमेंट करने वाले के खिलाफ तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होती है। ठीक है, हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों भारत की मोनालिसा कहते हैं। सावंत सिंह की बात की जाए तो सावंत सिंह है वो कृष्ण भक्ति में मित्रों रहते थे। और एक बार ये प्रश्न पूछा भी था, ये जो पिछली सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी संस्कृत विभाग की, उस संस्कृत विभाग की एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था कि सावंत सिंह ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था। तो ये सावंत सिंह है मित्रों कृष्ण भक्ति में वृंदावन चला गया था, और अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था इसने? अंतिम समय सावंत सिंह ने कहां पर बिताया था? इसने अपना अंतिम समय है वो वृंदावन में बिताया था। कहां पर बिताया था? वृंदावन में बताया था। और वृंदावन में जहां पर इसका जो निवास स्थान था, जहां पर इसका निवास स्थान था वृंदावन में, उसे कहते हैं नागरीदास का डेरा। क्या कहते हैं? नागरीदास का डेरा। तो सावंत सिंह के निवास स्थान को क्या कहा गया है? नागरीदास का डेरा कहा गया है। और ये डेरा कहां पर था? ये वृंदावन में था। ठीक है मित्रों, और जो नागरीदास है ये कविताएं भी लिखते थे। ये कविताएं, इसकी कविताओं का समूह क्या कहलाता है? नागरीदास की कविताओं का समूह है नागर समूह कहलाता है। कौन सा कहलाता है? नागर समूह। नागरीदास की कविताओं का समूह क्या कहलाता है मित्रों? नागरीदास की कविताओं का समूह क्या कहलाता है? नागर समूह। और इनका एक ग्रंथ आता है वैराग्य सागर। ये वैराग्य सागर ग्रंथ इन्होंने लिखा था। वैराग्य सागर ग्रंथ है, किसने लिखा था मित्रों? वैराग्य सागर ग्रंथ है वो सावंत सिंह ने लिखा था। वैराग्य सागर ग्रंथ है वो सावंत सिंह ने लिखा था मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ,
तो ना ये सावंत सिंह के बारे में हमने पढ़ा है मित्रों। तो सावंत सिंह के बारे में एक बार वापस देखिए, मैं लास्ट में सारे को सारे रिपीट कर लेंगे एक बार। अब देखिए मतलब किशनगढ़ का एक शासक था कल्याण सिंह, ज्यादा नहीं है। किशनगढ़ का शासक कौन था? कल्याण सिंह। किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह ने मित्रों 1817 ईस्वी में, हाँ 1817 ईस्वी में मित्रों है अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। किशनगढ़ का शासक कौन था मित्रों? कल्याण सिंह। नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिखता हूँ कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह है मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करता है? संधि कर लेता है। किशनगढ़ का शासक था कल्याण सिंह, जिसने 1817 ईस्वी में मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? कल्याण सिंह था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए मित्रों, किशनगढ़ का ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक राजवंश है। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह। ये 1609 में आता है, किशनगढ़ रियासत की स्थापना करता है। वो जहांगीर ने इसे महाराव की उपाधि दी थी। इसी वंश में एक राज सिंह शासक होता है, जिसने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, और उसकी पत्नी ब्रज कुंवरी है, वो कृष्ण भक्त भी थी। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना मित्रों, इसी वंश में देखो किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी वो रूप सिंह की पुत्री थी। हाँ, रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती थी, और उसका भाई था मान सिंह। हाँ, तो राज सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद में मित्रों राज सिंह के बाद में हमने चर्चा की सावंत सिंह की, जिसका कार्यकाल 1748 से लगभग 64 के मध्य माना गया है। चित्रकला का स्वर्णकाल, किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है, वो है मित्रों सावंत सिंह का समय। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से जाने जाते थे। इनकी प्रेमिका बड़ी ठणी थी, जिसके चित्र मोरबज निहालचंद ने बनाए थे। बड़ी ठणी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है। सावंत सिंह है अपना अंतिम समय है मित्रों वृंदावन में बिताते हैं, और उनके निवास स्थान को वृंदावन में जो नागरीदास का डेरा कहा गया है। और इन सावंत सिंह की कविताओं का समूह मित्रों नागर समुच कहलाता है। इनका ग्रंथ आता है वैराग्य सागर है, ये इनका ग्रंथ आता है। वैराग्य सागर के अलावा भी देह है, दशा है, ग्रंथ ऐसा भी आता है। हाँ, इसके पश्चात में है मित्रों कल्याण सिंह आते हैं शासक। कल्याण सिंह शासक आते हैं, जिन्होंने 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या है मित्रों? संधि कर ली थी। तो ये मित्रों आप पर यहाँ की कौन सी रियासत होती है? ये आपकी होती है किशनगढ़ रियासत, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो हमने मित्रों अब देखो राठौड़ वंश में क्या कितना पढ़ लिया। अभी टाइम आपके साथ 4-5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं हमारे सिलेबस की। आपके पास 4-5 मिनट टाइम बचा अभी। तो देखिए मारवाड़ का पढ़ लिया हमने कंप्लीट इतिहास। हिस्ट्री के हमारे राजवंश कौन कौन से बच्चे हैं हिस्ट्री के अंदर? देखिए सबसे पहले हमने मेवाड़ पढ़ लिया, आमेर पढ़ लिया, चौहान पढ़ लिए। तो मेवाड़, आमेर और चौहान ये 3 हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद में देखिए हमने राठौड़ वंश भी पढ़ लिया। तो मुख्य मुख्य जो वंश राजवंश है वो हमने पढ़ लिए। अब बचता क्या? देखिए राजवंशों में आपकी क्या बचता है? एक तो जैसलमेर का भाटी राजवंश पढ़ना है,